गिर कर उठना, गिर कर चलना, गिर कर उठना, गिर कर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। जो भी रचता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज जो मिले दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, वही कल पुरस्कार बन जाता है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा ट्रांसलेशन। देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह हर यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है, ये क्रिएट हो जाता है, ये सिनेरियो उसके सामने आ ही जाता है, भले ही उसका वो हो, बिकॉज इंडिया है और हैबिचुअल लैंग्वेज में तो हम हिंदी बोलते हैं और आप जानते हैं जिस चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और वही चीज़ हमको अच्छा लगता है और बाई हैबिट वो चीज़ निकलने लगती है। सो दैट हम लोग बहुत ज़्यादा हिंदी भी बोलते हैं। इंग्लिश का तो ज़्यादा फेम है नहीं कि हमेशा इंग्लिश बोलते रहेंगे तो टंग हो जाएगा और हैबिट हो जाएगी तो हमेशा इंग्लिश ही निकलेगा। तो सो दैट इंग्लिश की प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से तो पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन उतनी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते या तो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। सम स्टेप्स हैं जो 6 स्टेप्स हैं और इन 6 स्टेप्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। इसके लिए माय डियर आपको हैबिट लानी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और आपको महज 1 घंटा 1 आवर अपने आप को सेल्फ देना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा। देखिए, यह एक हैबिट होती है। आप जानते हैं साउदर्न में चले जाइए या यूएस में चले जाइए और जैसे फॉरेन कंट्री में चले जाइए जिसका नेटिव जो लैंग्वेज है या उसको नेशनल लैंग्वेज मदर टंग जो है वो इंग्लिश है, तो वहाँ का जो बच्चा होता है ना, वो बेबी जिसे आप बोलते हो, जो मैक्सिमम 7 ईयर बिलो होता है या 2 साल 3 साल 3 ईयर 4 ईयर का बच्चा होता है, वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है। ही टॉक्स इन इंग्लिश बिकॉज क्योंकि उसका हैबिट है, मदर टंग ही इंग्लिश है। उसको शुरू से ही इंग्लिश सिखाई गई है, सो दैट वो इंग्लिश में बोलेगा। आपको हिंदी सिखाई गई है तो आप बहुत ही फ्लुएंटली बोलोगे, अवसर पा करके अब्यूज़ भी इंग्लिश हिंदी में दे दोगे, है ना। जबकि वहाँ का बच्चा, यूएस का बच्चा हिंदी सीखने के लिए बहुत टफेज होगा, उसके लिए बहुत बोरिंग होगा। ठीक है, उसको भी जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत टफेज एंड बोरिंग होता है आपके लिए, बिल्कुल इसी का वाइस वर्सा है, बिल्कुल अपोजिट है। आप भी इंग्लिश सीखने के लिए उतना ही बोरिंग होगे जितना वो हिंदी सीखने के लिए होगा। इसके बीच का क्या रीज़न है, व्हाट रीज़न बिहाइंड इट? तो इसके बीच का रीज़न यही है कि हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। ठीक है, अभी आप भी आदत डाल दीजिए इंग्लिश बोलने का। वाटर बोलिए, पानी को वाटर बोलिए, सॉल्ट बोलिए, है ना, नमक को सॉल्ट बोलिए या एनीथिंग्स आप इंग्लिश में उसको आप प्रोनाउंस करिए तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और आप भी हैबिट जब बन जाती है ना तो सोसाइटी में वो चीज़ दिखती है, फटाक से वही वर्ड निकल जाता है जो आपके हैबिट में होता है, जो आपके मेंस या माइंड केमिकल जो होता है ना, आपके ब्रेन जो अंडरस्टैंड करता है, हैबिट पे आता है, टंग पे आता है, वो तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। सो दैट मैं टाइम को लॉस करते हुए, ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए मैं आगे की ओर मूव करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में मैं आपको ट्रांसफॉर्म करके बता दूंगा। ठीक है, देखिए, वी मे डिफाइन ट्रांसलेशन एज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ टेक्स्ट इन द लैंग्वेज अदर देन द वन इन विच इट वाज ओरिजिनली रिटन। यानी हम लोगों को जो मतलब डिफाइन करना होता है, किसी भी टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है, प्रेजेंटिंग यानी किसी को देने के लिए। जैसे कि आप किसी को रेज्यूम दे रहे हैं या आप से कोई बोल दिया कि आप एप्लीकेशन लिखिए इस पॉइंट पे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोगों को पहली बात, अब स्टेप्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी सेंटेंस टू दैट इन इंग्लिश। मतलब आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको वी शुड, हम लोगों को ये जानना होगा कि वह जो हिंदी में वर्ड्स है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी वकैब। आपको वकैब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे रमेश बहुत बीमार है, आपको बीमार है जो हिंदी है ना शब्द, इसके बारे में नहीं पता है कि बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश लिख पाएंगे? जरा सोच के बताइए, आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए वकैब पढ़ना बहुत ज़रूरी है और डेली वकैब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। हाँ जी, इसी चैनल पर मैं डालता हूँ, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ ताकि आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस करते जाइए, याद करते जाइए। वकैब जितना ही बेहतर होगा उतना ही बेहतर आपकी इंग्लिश होगी माय डियर, इस चीज़ को मान लीजिए। आप कहीं भी जाइए, इंग्लिश एक सपोर्टिव लैंग्वेज है, आपको हर जगह सपोर्ट करेगा माय डियर। ठीक है, बहुत ही फेम लैंग्वेज है वैसे, खासकर आपके इंग्लिश में, क्योंकि ये एक प्रकार का यूनिक लैंग्वेज है, कुछ खास अलग करने वाला। 100 व्यक्ति हैं हिंदी जान रहे हैं भारत में, अगर एक बंदा इंग्लिश जान रहा है तो वह यूनिक पर्सन होगा, उस पर 99 व्यक्ति का फोकस होगा और उसको फेम मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, उसका काम बहुत जल्दी होगा, हो सकता है उसको अपना आइडियल बना ले लोग। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि वकैब वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप की ओर मैं बढ़ता हूँ। टू ट्रांसलेट वी शुड अंडरस्टैंड, हम लोगों को यह ट्रांसलेट करने से पहले यह जान लेना चाहिए द टेंस ऑफ द सेंटेंस, की उस सेंटेंस का जो टेंस क्या है, यानी काल क्या है, किस काल में लिखा गया, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, पास्ट टेंस में लिखा गया है कि फ्यूचर टेंस में लिखा गया है। दूसरा नंबर, हमको इंग्लिश ट्रांसलेट करने से पहले यह पता होना चाहिए कि वह किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है।
अब यहाँ पे देखिए, इफ वी आइडेंटिफाई, यदि मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि टेंस एंड सब्जेक्ट, देन वी विल बी एबल टू नो द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन द सेंटेंस। तब हमको क्या जानना चाहिए? तब हमको जानना चाहिए इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे। जब आप टेंस जान जाएंगे तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब को जान जाएंगे। जैसे कि आपके कुल कितने टेंस होते हैं, हाउ मेनी टेंस, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं। आपको यह भी पता होगा इनके हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल बी, शैल बी, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के होते हैं। पास्ट टेंस के क्या होते हैं? पास्ट टेंस के होते हैं वाज, वर, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस की विल बी, शैल बी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर चौथा नंबर जो फोर्थ आपका स्टेप है इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने का, वह यह है कि नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। इफ देयर इज नो वर्ब इन द सेंटेंस वी शुड गो अहेड विद दिस स्टेप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको मतलब वर्ब्स जो पता होनी चाहिए, फाइंड करना पड़ेगा सेंटेंस में कि इसमें कौन से वर्ब लगेंगे। इसका पता कैसे करेंगे? जब आपको टेंस मालूम होगा। इफ देयर इज नो वर्ब्स इन द सेंटेंस, यदि सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, वी शुड गो अहेड विद द स्टेप, तो हमें इन स्टेप्स की ओर बढ़ना चाहिए। अभी मैं आगे आपको प्रैक्टिकल करके एग्जांपल से समझाता हूं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे और कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा कि हाँ मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। प्लीज बने रहिएगा। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टेंस, जब आप टेंस को आइडेंटिफाई यानी पहचान लेते हैं, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब्स की, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है। जैसे राम रावण को मारे, तो कौन मारा, कौन मारने का काम किया, राम, तो राम सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वी शुड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, तब हमको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑब्जेक्ट को। आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल दिस, सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद वी हैव टू कीप द इंग्लिश मीनिंग ऑफ दीज वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमको क्या करना है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना। एक हम यूनिवर्सल फार्मूला स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट ऑर्डर द ट्रांसलेशन। किसी भी ट्रांसलेशन को, किसी भी टेंस की ट्रांसलेशन को आप किस ऑर्डर में लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे। सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर, जो काम करने वाला। जैसे राम खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, राम, राम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हर सब्जेक्ट, जनरली जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उसका पहला जो लेटर होता है वही सेंटेंस होता है जनरली, अक्सर करके, ठीक है। क्योंकि भाई कर्ता तो पहचानना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि कर्ता कैसे पहचानेंगे, भाई जो काम कर रहा हो, जो काम करता है उसे ही हम कर्ता बोलते हैं, जो डूअर हो, जो करने वाला हो किसी चीज को, ठीक है, किसी सेंटेंस को। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम, जैसे राम खाना खाता है, तो खाता, खाता एक वर्ब है ना, क्रिया है। वह पानी पीता है, तो पीना एक क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। और पानी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। अब देखिए, अब आई होप ये 6 स्टेप्स आपको पता हो जाएंगे, पता हो गए होंगे कि पहली बात आपको वोकैब याद करना है इंग्लिश सीखने के लिए। दूसरी बात आपको सब्जेक्ट देखना, दूसरी बात टेंस देखना है कि इस हिंदी में जो लिखा गया सेंटेंस है ये किस टेंस में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, किस टेंस में है। फिर तीसरी बात आप सब्जेक्ट पहचान लीजिए कि सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर वर्ब पहचान लीजिए। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, अगर इतना आप समझ गए होंगे तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, अभी और क्लियर हो जाएगा। चले हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉर ट्रांसलेट इन इंग्लिश स्ट्रक्चर, यानी इंग्लिश में बदलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर हैं। देखिए, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। मान लेते हैं कोई निगेटिव सेंटेंस है, जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वह खाना नहीं खाता है। या तो एक सिंपल सेंटेंस जो आपके हिसाब से हो सकता है, ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैं एक ले रहा हूँ, आगे मैं बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। पहले आप रूल्स समझ लीजिए, रूल्स समझ लेंगे, फिर एग्जाम्पल बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। जैसे निगेटिव सेंटेंस है, मैं नाराज नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं एक क्या हूं, अब बताइए, मैं एक फर्स्ट पर्सन हूं, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो आई एम नॉट एंग्री, मैं नाराज नहीं हूं, आई एम नॉट एंग्री। आप बोलेंगे आई क्या है, सब्जेक्ट है, फिर एम, एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ ऑलवेज एम लगता है, आपको पता है, आई के साथ हमेशा एम का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। आई एम नॉट, नॉट मतलब नहीं हूं, क्या नहीं हूं, नाराज, नाराज नहीं हूं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नाराज, तो यहां पे एंग्री, आई एम नॉट एंग्री। अब यहीं पे देखिए, इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य यह है कि क्या अरविंद बीमार है, बीमार था, क्या अरविंद बीमार था, तो क्या शब्द पहले आ गया ना, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है। जैसे वॉज अरविंद, इसका बताइए क्या होगा, क्या अरविंद बीमार था, तो क्या अरविंद बीमार था, इसके लिए हो जाएगा अरविंद वॉज इल। अब यहाँ पे क्या पहले शब्द आ गया, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, यानी वॉज अरविंद इल। या अगर निगेटिव बनाना है तो वाज अरविंद नॉट इल, बस नॉट इल हो गया। और फिर उसके बाद अगर कहीं क्वेश्चन मार्क पहले आ जाता है, तो बीच में आ जाता है क्वेश्चन फैमिली। जैसे क्वेश्चन फैमिली क्या होता है, क्वेश्चन फैमिली में देखिए हूँ, वाट, वाई, हुम, हुज, ये WH जो फैमिली होती है ना, WH से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड होते हैं ये सब क्वेश्चन फैमिली होते हैं, WH फैमिली बोलते हैं इसे, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अरविंद कब बीमार था,
अब अरविंद कब बीमार था, तो कब जो शब्द है उसको पहले लिखेंगे, वैन वॉज अरविंद इल, वैन वॉज अरविंद इल, वैन पहले आपने कर दिया, हेल्पिंग वर्ब वैन, अरविंद जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग, था, ये अरविंद कब बीमार था, तो था पास्ट टेंस है, तो वॉज, वैन वॉज अरविंद इल। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो ये रूल्स जो है ये आपको याद होनी चाहिए माय डियर, ये रूल्स आपको याद होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। देखिए आई और वी के लिए हमेशा शैल बी का प्रयोग करते हैं, यू दे ही सी इट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले देखिए जो बोलता है वो उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं वो कौन है, थर्ड पर्सन है। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, यानी तुम जो हो, आप जो है वो सेकंड पर्सन है। अगर आपके भाई के बारे में बात कर रहा हूं तो आपका भाई क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, आपका भाई क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई के साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, और दे के साथ भी आर लगता है, ही से इट के साथ इज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई होप यह भी क्लियर होगा। आइए अब एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए माय डियर, यह एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए मैंने खोज के लाया है। देखिए वर्ब टू बी, इसे टू बी कहते हैं। इसको अगर कहीं भी वर्ब टू बी आ जाए, टू बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। टू बी के अंदर इतने सारे वर्ब आते हैं, आप ये जान जाए। जैसे विजय मेरा भाई है, यहाँ पे आप देखिए विजय मेरा भाई है, तो विजय क्या है, विजय एक सब्जेक्ट है, विजय क्या है, सब्जेक्ट, विजय मेरा भाई है, विजय सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया, मेरा भाई है। अब देखिए टेंस पहचानिए, है शब्द आ गया तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, सॉरी इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो विजय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज लग गया। मेरा भाई है माई ब्रदर, विजय इज माई ब्रदर, बस वेरी नॉर्मल। मैं एक अच्छा गेंदबाज हूं, तो हूं प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, एम लग जाएगा, आई के साथ हमेशा एम, आई एम अ गुड बॉलर। फिर तुम बहुत चतुर हो, यू के साथ आर लगता है, यू आर वेरी वेरी क्लेवर। वे वहां हैं प्रेजेंट टेंस है, दे आर देयर, दे आर हियर, वे यहाँ हैं, दे आर हियर। उसके पिता सज्जन हैं, तो हिज फादर इज अ जेंटलमैन, हिज फादर उसके पिता, यह आपका सब्जेक्ट बनेगा, उसके पिता, और इज क्या हो जाएगा, इज अ जेंटलमैन, हिज फादर इज अ जेंटलमैन। रामू को हमारा नौकर था लग गया, देखिए था आ गया तो ये पास्ट टेंस, और रामू सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तो रामू वाज आवर सर्वेंट, हम विद्यालय में थे, वी वर इन द स्कूल, खिलाड़ी प्रसन्न थे, द प्लेयर्स वर हैप्पी, वह एक वकील होगा, ही विल बी अ लॉयर, होगा गा गी गे आ जाए तो फ्यूचर टेंस होगा, और ही सी इट के साथ विल बी और आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो ही विल बी अ लॉयर। मैं एक मंत्री होऊंगा, आई शैल बी अ मिनिस्टर। ओके माय डियर, अब देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यह है, निगेटिव सेंटेंस वालों को थोड़ा देख लेते हैं। मैं नाराज नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री। तुम चतुर नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। वह मूर्ख नहीं था, ही वॉज नॉट फुलिश। देखिए तुम घर पर नहीं थे, यू वर नॉट एट होम, तुम घर पे नहीं थे। किसी भी व्यक्ति को जब आप कहीं भी रहते हैं, जाते हैं, तो आप एक अकेले पर्सन है, अलोन पर्सन है, और एक निश्चित जगह पे ही जा सकते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो निश्चित जगह पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एट एक निश्चितता, सर्टेनिटी शो करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। यू वर नॉट एट होम, मैं मोटा नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी फैट। अब देखिए अनुवाद के लिए नियम कुछ है, निगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी आदि के साथ नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम समझेंगे। जैसे क्या ये लड़की ईमानदार है, अब यहाँ पे देखिए दे के साथ आर का प्रयोग। अब यहाँ क्या शब्द पहले आ गया, तो आर हेल्पिंग वर्ब जो होगा पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो दीज मतलब दीज ये, और बॉयज ये लड़के सब्जेक्ट हो जाएगा, दीज बॉयज ऑनेस्ट। क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, क्या वह है, तो क्या वह सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज पहले आ जाएगा, इज ही नॉट अ गुड प्लेयर। क्या अरविंद बीमार था, वॉज अरविंद इल। क्या गीता उसकी पुत्री नहीं थी। अब यहां पे देखिए था थी थे पास्ट टेंस, गीता सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, गीता नॉट हिज डॉटर। वह रात में कहाँ था, अब देखिए कहाँ था, बीच में कहाँ था, कहीं थी, कब थे, कौन था, कैसे था, बीच में जब शब्द आ जाते हैं ना, तो इसी को हम WH फैमिली बोलते हैं, और WH फैमिली को एज इट उसको लिखते हैं, जैसे कहाँ पहले लिखेंगे, तो कहाँ मतलब वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, ही सब प्रोनाउन लिखेंगे, इन द नाइट, यानी वेयर वाज ही इन द नाइट,
वे गरीब क्यों होंगे, वाई विल दे पुअर, वे गरीब क्यों होंगे, वाई विल दे बी पुअर, विल दे बी पुअर, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, बी के बीच में वो वर्ड नहीं लगा पाते हैं, प्रोनाउन नहीं लगा पाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों जो शब्द है इसको पहले आप लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और प्रोनाउन में लिखेंगे वही जो सब्जेक्ट या प्रोनाउन होता है, बी पुअर। और बात के लिए इंट्रोगेटिव, यदि क्या से शुरू हो तो इज, एम, आर, वाज, वर आरंभ में लगाते हैं, यदि WH फैमिली हो तो WH फैमिली की इंग्लिश लिखते हैं। ओके, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, ये सब आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे की ओर मूविंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, कुछ होमवर्क आपको दे दिया जा रहा है, इस होमवर्क को कतई आप करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को साझा करिए। जब तक आप साझा नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे हाँ आपको कोई समस्या हो रही है। यदि समस्या होगी तो हम उसको डिसॉल्व कर दे देंगे, उसका रिजॉल्व हम कर देंगे। ओके, थैंक यू।